तो देखो स्टूडेंट, सी और सीए में इंटर टैक्स का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, और वो ये है दैट सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन, देखो नॉर्मली हमने क्या सीखा है, नॉर्मली हमने सीखा है कि अगर मान लो कोई इनकम है, कौन से साल की इनकम है? प्रीवियस ईयर 2025-26 की। यानी सिंपल बात बोलूं तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की इनकम है, तो उसको आप असेस कब करोगे, यानी उस पर टैक्स कब लगाओगे? नेक्स्ट ईयर में, यानी असेसमेंट ईयर में 2026-27 में। लेकिन कुछ 5 केसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यानी वो इस रूल की एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से केसेस हैं, और इसी एक्सेप्शंस वाले पॉइंट पे बहुत बार एग्जाम में, इनफैक्ट मैं बोलूंगी सीए फाइनल तक पे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही, सीए और सीए में इंटर दोनों में। अब देखो, उसने कहा भाई ऐसे ना टोटल 5 केसेस है। कितने केसेस हैं? 5 केसेस। ये याद करने हैं। याद क्या करने हैं इनको? इनफैक्ट विद सेक्शन नंबर याद करना है। जब हमें पता ही है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो इसके सेक्शन कैसे छोड़ सकते हो आप? ठीक है। अच्छा मैम, ये कोई केसेस कब होंगे? ये केसेस नॉर्मली तब होते हैं जब हमारे डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भाई देखो, ये जो बंदा है जिसने इनकम अर्न करी है ना, ये असेसमेंट ईयर तक कहीं गायब हो जाएगा और हमारा टैक्स खतरे में पड़ जाएगा। यानी ये असेसमेंट ईयर में हमें मिलेगा ही नहीं, ये फॉरेन चला जाएगा, या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा झोलमाल कर रहा है जिससे हम इसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिकवरी जो है वो बंद हो जाएगी इसके टाइप पे। ऐसे हैं हमारे 5 केसेस। द वेरी फर्स्ट केस हेयर इज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। क्या है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट? देखो स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स हैं आपको इनसे करना है, साथ साथ बनाते चलो। अदरवाइज जो नोट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा बहुत दिया हुआ है, इसलिए मैं कहूंगी साथ में बनाते चलो मेरे साथ, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। वरना आप आईसीआई का स्टडी मैट फॉलो कर लो, नो इशू। चलो, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ऐसा पर्सन है, पहली बात तो सेक्शन कौन सा है भाई? ये सेक्शन है 172। मैम आपने ऐसे क्यों बोला? मैंने बोला तो सेक्शन नंबर याद करना है, एंड द रीजन बीइंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 172 क्या कहता है कि अगर कभी भी कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि नॉन रेजिडेंट है, तो फर्स्ट कंडीशन हेयर इज वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कह रहे हैं हमारे इंडिया का रेजिडेंट है, हम उसको कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। तो दिस सेक्शन एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट है जिसने एक ना शिप जो है वो ले ली, शिप ले ली, हाँ जी, उसने ना एक शिप ले ली स्टूडेंट। अब शिप लेने के उसके पास 2 ऑप्शंस थे। कौन से कौन से? उसने कहा या तो वो शिप अपनी खरीद ले, यानी उसका ऑनर बन जाए, या उसको रेंट पे ले ले, हायर बेसिस पे ले ले, चार्टरर बन जाए। ठीक है, अब इस शिप से वो क्या करता था? वो इस शिप से ना आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कुछ भी भेज रहा था और उसके बदले किराया ले रहा था। यानी इंडिया के बाहर वो क्या क्या भेज सकता है भाई? वो पैसेंजर्स को भेज रहा था, या फिर वो लाइफ स्टॉक भेज रहा था। लाइफ स्टॉक यानी जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, कुछ भी मेल या गुड्स भेज रहा था। अब दिस मेल डज नॉट मीन ईमेल, दिस इज मेल द फिजिकल मेल। ठीक है, अब अगर वो ऐसा कुछ भी कर रहा है, पैसेंजर्स को, लाइफ स्टॉक को, मेल्स को, गुड्स को वो इंडिया के बाहर भेज रहे अपनी शिप से, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई, हमको तुम पे भरोसा नहीं। सोनू, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? वो ध्यान है ना? तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा ए नॉन रेजिडेंट, हमको तुम पे भरोसा नहीं है। कहता सर बताओ फिर क्या किया जाए अगर आपको भरोसा नहीं है? उसने कहा इंडिया का जब आप पोर्ट, ये इंडियन पोर्ट है, जब आप हमारे इंडियन पोर्ट को छोड़कर बाहर जा रहे हो, तो जाने से पहले जितना भी आपको फ्रेट कलेक्शन हुआ है बाहर लेके जाने वाले सामान के लिए, उसका 7.5% हम मान रहे हैं कि आपकी इनकम है, और उस इनकम पर हमें टैक्स चाहिए। यानी फ्रेट एक ऐसा स्पेसिफाइड अमाउंट है जो उसने कहा हम ये मान रहे हैं कि ये जो फ्रेट है ना, ये स्पेसिफाइड अमाउंट है आपके लिए, और इसकी 7.5% यानी 7.5% तक की आपको इनकम हुई होगी। ऐसे कैसे? वो पीजीबीपी के रूल्स नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो उसने कहा इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी को पीजीबीपी वाली कैलकुलेशन करूँ। नॉन रेजिडेंट हो, बाहर जाने वाले हो, खुद नहीं जा रहा, सामान भेज रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारी शिप कल वापस आए ना आए, तो मुझे अभी की अभी टैक्स तो उसके बाद सामान बाहर लेके जा सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट केस हेयर इज, देखो यहाँ 2 केसेस हो गए। पहली बात तो एप्लीकेबल होगा कब? जब कोई नॉन रेजिडेंट शिप का ऑनर है या चार्टरर, चार्टरर मतलब उसने हायर बेसिस पे लिया है। ठीक है, किराए पे ले रखी है शिप, पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल या गुड्स को वो इंडियन पोर्ट से कहीं बाहर लेकर जा रहा है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देन
अरे इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन क्यों लगा दिया? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है भाई टैक्स रिकवरी जो है यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, शिप इंडिया के बाहर चली जाएगी, वापस ही ऑनर वापस ही नहीं आएगा, या फिर उसको लग रहा है एक्चुअल प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो कह रहा है इसीलिए इसी साल की इनकम पे अभी की अभी टैक्स दो। हम इनकम कितनी माने, या तो पीजीबीपी के रूल्स लगाते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, जो भी फ्रेट अमाउंट है उसका 7.5% को इनकम मान लो, फ्रेट अमाउंट के 7.5% को 7.5% को इनकम मान लो। नाउ द प्रॉब्लम इज, फिर यार एक फॉर्मूला सा बता दो ना, हमें वो फॉर्मूला की आदत पड़ गई है। ठीक है, फॉर्मूला इज, ये जो इनकम है यानी जो फ्रेट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्पेसिफाइड अमाउंट। सो दिस स्पेसिफाइड अमाउंट बेसिकली मीन्स फ्रेट। अब आपको जो एग्जाम में लिखना है दैट इज 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब फ्रेट जो उसको किराया मिला है उसका 7.5% डीम्ड इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है टैक्स पेबल इज इक्वल टू 7.5%। नहीं, मैंने बोला डीम्ड इनकम, इनकम पर टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग निकलेगा। हेयर वी मीन कि उसको इनकम कितनी माननी है, डीम यानी मानना। अब स्पेसिफाइड अमाउंट में क्या क्या मिलेगा, जो भी उसको पे कर दिया गया हो या उसको मिलना हो पेएबल हो फॉर द कैरेज ऑफ, यानी जो भी किराए के लिए उसको मिला है इंडियन पोर्ट से बाहर लेके जाने के लिए, पैसेंजर गुड्स लाइफ स्टॉक मेल कुछ भी, उसको जो भी अमाउंट मिला है ना उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्पेसिफाइड अमाउंट। प्लस एक और आएगा, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती, जो रट्टाफिकेशन रट्टू तोता बन रहे हैं ना उनको ये नहीं पता होगा, तो वो सुन लेना आप। क्या है, पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारा का सारा टैक्स ऐसे ही कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब और क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन इंडिया फॉर कैरेज फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। ये क्या हुआ, यानी इंडिया में अमाउंट मिलना है फॉर कैरेज, ऐसा जो बाहर से सामान आ रहा हो, मतलब मैम बाहर से इंडिया में सामान आ रहा है, मतलब कुछ समझे नहीं। देखो स्टूडेंट बेसिकली यहाँ होता क्या है ना, ठीक है मैंने नोट्स में सब लिख भी दिया है। मान लो एक पर्सन है जो ना लंदन पोर्ट से सामान भेज रहा है, सामान भेज रहा है दुबई में, ओके, तो इंडिया का क्या रोल है, सुन लो ना, जय हिंद जय भारत, इंडिया का रोल हर जगह है। इनका जो एजेंट बैठा हुआ है ना, वो एजेंट इनका इंडिया में बैठा हुआ है, मान लो दिल्ली में बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको अमाउंट रिसीव हो रहा है, फ्रेट रिसीव हो रहा है क्योंकि इनका एजेंट यहाँ बैठा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनफैक्ट बोल दिया, अगर इंडिया में कोई अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है, इंडिया में अमाउंट ले रहे हो तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में अमाउंट आया तो हमारा टैक्स लेना बनता है। तो यहाँ कुछ जो शिप्स नहीं, अब सॉरी, यहाँ कुछ भी गुड्स या पैसेंजर्स वगैरह को इंडिया में नहीं छोड़ रहे, वो क्या कर रहा है, लंदन टू दुबई सामान जा रहा था लेकिन एजेंट इंडिया में बैठा है, तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर एनी कैरेज, ऐसा कोई सामान, देखो स्टूडेंट, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन इंडिया फॉर कैरेज फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी कुछ कैरेज रिसीव हुआ तो कैसे टैक्स लगा समझे, क्योंकि रिसीव्ड अमाउंट इंडिया में मिल रहा है, एजेंट दिल्ली में बैठा है। इसका मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट का क्या मतलब हो गया, टोटल शिपिंग कलेक्शन फ्रॉम दीज टू पार्ट्स, इन दोनों को मिला के जो भी बनेगा दैट इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, अब देख लो, तो इसमें स्टूडेंट मेनली ना दो पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट हियर इज जो अमाउंट पेड या पेबल हो रहा है फॉर शिपमेंट फ्रॉम इंडियन पोर्ट, जैसे मान लो मुंबई पोर्ट से गुड्स भेजे, फ्रेट चार्ज कर लिया 12 लाख रुपए का, इंडिया से बाहर सामान जा रहा है, स्पेसिफाइड अमाउंट में आएगा। सेकंड जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया फॉर शिपमेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्ट, फॉरेन पोर्ट से कोई शिपमेंट हो रही है लेकिन अमाउंट इंडिया में रिसीव हो रहा है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल है अभी जो मैंने आपको दिया है कि लंदन से गुड्स दुबई जा रहे हैं वो सब। ठीक है, अब देखो, ऑल दो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि चाहे इंडिया से शिपमेंट नहीं हुआ लेकिन अगर इंडिया में पेमेंट भी रिसीव हो रही है तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, अब एक देखो मैम, मतलब अगर मान लो कोई क्वेश्चन कंबाइंड आता है तो कंबाइंड एग्जांपल दे दो। ठीक है, मुंबई से गुड्स भेजे दुबई में, फ्रेट आया 12 लाख का, मुंबई से गुड्स जा रहे एनआर भेज रहा है तो जो फ्रेट 12 लाख का आया वो स्पेसिफाइड अमाउंट, प्लस सिंगापुर से गुड्स भेज रहा है दुबई में ही भेज रहा है, पेमेंट इंडिया में रिसीव हो रही है 10 लाख की तो वो फ्रेट भी आएगा, तो 12 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 32 लाख रुपए, ये हो गया स्पेसिफाइड अमाउंट। तो डीम्ड इनकम क्या आएगी जिसपे हमें टैक्स लेना है, 7.5% ऑफ 32 लाख दैट इज 2,25,000। आई होप क्लियर है ये पार्ट स्टूडेंट्स। कहीं कोई डाउट तो एक मेमोरी ट्रिक बता दूं, आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इंडिया से शिपमेंट हो रही हो चाहे इंडिया में पेमेंट हो रही हो, जितना भी इन दोनों के लिए फ्रेट मिलेगा दैट इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट। क्लियर, ये था हमारे पास सेक्शन 172, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। मैम स्टडी मटेरियल में इतना नहीं गिवन है स्टूडेंट, स्टडी मटेरियल में देखो, आ जाओ एक बार,
स्टडी मैट पे आ जाओ। Where a ship belonging to or chartered by a non-resident carries passengers, livestock, mail or goods shipped at a port in India, तो उस शिप को तभी बाहर जाने देंगे जब आप उससे 7.5% का फ्रेट ले लोगे। वही सब आते हैं, बस मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आई होप अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 174। पहले मुझे मेरे साथ रिपीट करो, सेक्शन 172 किसके लिए था? सेक्शन 172 था उस उस नॉन रेजिडेंट के लिए जो कि कुछ कैरी कर रहा है बाहर और उसके बदले में फ्रेट ले रहा है। ठीक है, तो एनआर पे होगा, रेजिडेंट पे नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये नॉन रेजिडेंट पे सेक्शन लगेगा, रेजिडेंट पे नहीं लगेगा। सेकेंड इज सेक्शन 174। एक पर्सन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि भाई बात सुनो, ये जो बंदा इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, ये रहा वो पर्सन। ये इंडिया छोड़ के जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था? लंदन। कहता है भाई मैं तो लंदन में रहूंगा। चले जाओ, कोई बात नहीं, हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोला रुको, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लंदन तो जा रहे हो। ये चल रहा था प्रीवियस ईयर 25-26। इस साल की जो तुमने इनकम इंडिया में अर्न करी उसका क्या हिसाब था भाई? या फिर अभी तक तो तुम रेजिडेंट थे इंडिया का, जितनी तुमने इनकम अर्न करी उसका? वो कहता है सर आके दे दूंगा, थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ। एओ को लग रहा है नहीं नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये इंडिया छोड़ के जा रहा है और ये आने वाले टाइम में तो इंडिया में नहीं आएगा, कभी आएगा तो देखी जाएगी। तो क्या तब तक वेट करे डिपार्टमेंट की आएगा तब पैसे ले लेंगे? नहीं। वो क्या कहता है, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो इमीडिएट बेसिस पर इंडिया को छोड़कर जा रहा हो, असेसिंग ऑफिसर कहता है रुक जाओ, पहले टैक्स दो उसके बाद जाओ जहां जाना है। ठीक है, सो व्हेन इट इज एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर कौन सा है? 174। ठीक है, चलो। व्हेन एप्लीकेबल, एओ बिलीव्स पर्सन में लीव इंडिया एंड मे नॉट रिटर्न शॉर्टली। असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो बंदा है ये इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहा है और ये अभी फिलहाल तो इंडिया में नहीं आने वाला। अगर ऐसा कुछ है तो वो कहेगा कि भाई तुम इस साल का टैक्स दे के ही बाहर जाना, वरना हम बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, चलो। सो टैक्सेबिलिटी, मैम कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। हमारे केस में 1 अप्रैल 2025। अब मान लो वो पर्सन जो है वो 30 सितंबर को बाहर जा रहा था, तो 30 सितंबर 2025 तक का जितना भी टैक्स बनता है, यानी अप टू द टिल द डेट ऑफ डिपार्चर उसकी जितनी इनकम हुई है उस पर टैक्स देके जाना पड़ेगा। टोटल इनकम फ्रॉम बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर अप टू डेट ऑफ डिपार्चर इज टैक्स इमीडिएटली इन सेम प्रीवियस ईयर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब असेसमेंट कैन बी मेड इवन बिफोर द नॉर्मल असेसमेंट ईयर अराइव्स। समझ आया? वैसे असेसमेंट ईयर कब आता? जल्दी बताओ बच्चे, असेसमेंट ईयर कब आता? हाँ, असेसमेंट ईयर 2026-27। ये नॉर्मल असेसमेंट ईयर से पहले भी उस पर टैक्स लग सकता है। अब आपने दो सेक्शन कर लिए, सेक्शन 172 रिपीट कर दो। सेक्शन 172 किसके लिए था भाई? उन नॉन रेजिडेंट के लिए जो कि शिपिंग बिजनेस में है। सेकंड, पर्सन्स लीविंग इंडिया इमीडिएटली। नेक्स्ट आता है सेक्शन 174A। ये किसके लिए? ए फॉर एओपी। ए फॉर एओपी यानी ये है एओपी से स्टार्ट करते हैं। एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सब समझा रखे हैं मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में, जिसने नहीं देखा। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि एओपी, बीओआई, एजेपी फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। अब ये क्या बात हुई? तो देखिए ये क्या रहता है, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ना सेक्शन 174A जो है वो थोड़ी आगे की सोच रख रहा है। वो कह रहा है कि भाई सुनो, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कोई एओपी है। एओपी क्या होता है स्टूडेंट्स? मैम यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यस, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, इनमें से कुछ भी बना, चाहे एओपी बनाई लोगों ने मिलकर, बीओआई, आईएजेपी कुछ भी बना लिया, पर उन्होंने कहा हम एक पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो ना जेठालाल वाली गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अब वहां पे होनी थी जीपीएल, गोकुल धाम प्रीमियर लीग। इन्होंने कहा भाई हम इस इवेंट को कराएंगे और उसके बाद बस यही हमारा काम है, हम सिर्फ एक पर्पस के लिए आपस में जुड़े हैं, उसके बाद हम इसको जो है वो खत्म करेंगे। तब ऐसे में असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा एक बात बताओ, नेक्स्ट साल तक अगर हम भाई रुकते भी हैं इनके लिए तो क्या पता ये हमें अब पैसा देंगे नहीं देंगे, ये तो भाग जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, ये तो क्योंकि खत्म ही करेंगे, एक तो पर्टिकुलर इवेंट के लिए मिले हैं। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स वहां पर आता है हमारे पास आगे की सोच रखने वाला सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 174A, ए फॉर आगे की सोच। तो ये कब लगता है? वो कहता है एओपी, बीओआई या फिर यहाँ पे एजेपी भी लिख लेना, फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट या फॉर पर्टिकुलर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कंसर्ट करा रही थी, कोई टेम्परेरी क्रिकेट टूर्नामेंट या कुछ भी, सिर्फ एक काम करवाने के लिए मिले थे। तो इन दैट केस स्टूडेंट जो टैक्सेबिलिटी कब आ जाएगी? जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होगा वो कहेंगे टैक्स दो। क्लियर?
मैम रीजन क्या है? हो सकता है ना ये जो एओपी है, बीओआई है या फिर एजेपी है, ये उस इवेंट के बाद डिसॉल्व हो जाए। हो सकता है कि वो सोच रहे हो भाई हम तो इसको डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे तो हम तुम्हें नेक्स्ट ईयर कहाँ ढूंढेंगे? टैक्स। तो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 175। ये क्या कहता है? पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस? देखो स्टूडेंट, कई लोग ना आजकल अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं। मैं कहूंगी वो स्मार्ट नहीं समझते, वो अपने आप को ना ओवर स्मार्ट समझते हैं। मतलब क्या है? देखो, एक ये पर्सन है, ये कहता है, ये रहा, ठीक है, ये है मिस्टर ओवर स्मार्ट। कौन है? मिस्टर ओवर स्मार्ट। अब मिस्टर ओवर स्मार्ट कहते हैं हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इनका ना टैक्स ड्यू आ रहा था 12 लाख का। उसको पता था मुझे इस साल जो है, जब मैं असेसमेंट ईयर में पहुंचूंगा, 12 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। सीए को कॉल किया, कोई तरीका बचने का? उसने कहा नहीं सर, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो इसने खुद अपनी ओवर स्मार्टनेस चलाई और कहता है ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर टैक्स नहीं भरा, उसने पूछ लिया था टैक्स नहीं भरता तो क्या होगा, वो कहता है आपसे टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा। आपकी इतनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनसे रिकवर कर लेंगे टैक्स, पर कैसे भी करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे टैक्स रिकवर करेगा। उसने कहा ठीक है। प्रॉपर्टीज जितनी थी उसने वो सारी प्रॉपर्टीज अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दी। उसके पास जो शेयर्स थे, शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए, यानी हर वो मीडियम खत्म कर दिया जिससे कि डिपार्टमेंट टैक्स रिकवर कर सकता था। अब जब वह ऐसा करेगा, डिपार्टमेंट कहता है भाई तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो हम तो उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, समझ आ रहा है दैट यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन ना, तो रुक जाओ। ऐसा करते टाइम पर तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। मैम कब से कब तक का टैक्स भरना पड़ेगा? भाई ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 25-26 की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर सपोज वो 31st, वो 31st, अच्छा कौन सी डेट को, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई एक डेट बता दो, अक्टूबर मान लो। वो 31 अक्टूबर को ये सब जो है शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर रहा था। तो उसने कहा अप टू टिल डेट, जब तुम उस असेट को ट्रांसफर कर रहे हो जहां पर तुमको असेसिंग ऑफिसर रोक रहा है, उस डेट से उस डेट तक का, यानी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ प्रीवियस ईयर टिल दिस डेट, तुमको यहाँ पे जितना भी तुमने इनकम अर्न करी है उस पर हमें टैक्स भरना पड़ेगा। समझ आ गया? नोट्स पे आ जाए, आ जाओ फिर एक बार। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कब एप्लीकेबल होता है? अगर एओ को लगता है, इफ एओ बिलीव, नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज कि ये सब कुछ असेसिंग ऑफिसर की बिलीफ पे, अगर उसको लगता है तो वो ये करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। If AO believes that person will dispose of property, transfer assets or leave India to avoid tax payment, तो फिर सेक्शन 175 लगेगा। बेसिकली ना यहाँ पे हो क्या रहा है, गवर्नमेंट को फियर होता है कि सारी प्रॉपर्टी हटा देगा तो टैक्स रिकवर कैसे करेंगे। मैम टैक्सेबिलिटी कब से कब तक की होगी? इनकम ऑफ करंट प्रीवियस ईयर अप टू दैट डेट बिकम्स इमीडिएटली टैक्सेबल। अप टू दैट डेट मतलब जब वो ट्रांसफर वगैरह कर रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन का? टू प्रिवेंट द टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को रोकना। अब आता है आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन। ये क्या है? अरे यहाँ पर क्या हुआ, असेसिंग ऑफिसर को ये लग रहा है, देखो एओ को लगा कि ये जो बिजनेस है ना, अपने बिजनेस को एबीसी कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को बंद कर रही है, डिसॉल्व कर रही है, डिसकंटिन्यू कर रही है। वो कह रही है हम आगे नहीं चलाएंगे। कहता है चलो ठीक है, लेकिन एओ को लगा एक बात बताओ, ये लोग इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब हम असेसमेंट ईयर में जाएं तो इनसे टैक्स जो है लेना बहुत मुश्किल हो जाए। भाई जब बिजनेस बंद हो जाएगा, चलते बिजनेस में बंदा वहीं बैठा है अपने शहर में, अपने देश में बैठा है, उसकी हमें ठिकाना पता है, हमें उसकी पोजीशन पता है, वो कहाँ कहाँ होगा, फिर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? वो कहता है फिर रुक जाओ, जितनी भी प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग से, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, यानी जब तक बिजनेस चल रहा था, जिस दिन डिसकंटिन्यू कर रहे हो उस डेट तक जितनी भी तुमने इनकम अर्न करी है उस पर हमें टैक्स दे दो अभी की अभी। क्लियर? लेकिन यहाँ एक बात है, ये सारा का सारा जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारा प्रोसीजर होता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, यानी अगर असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन है तो इट विल बी मे एट द डिसीजन ऑफ, मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ एओ। अगर एओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो ऐसा करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हर केस में नहीं होता, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ एओ। क्लियर? नोट्स पे आ जाओ। तो when applicable, section number 176 है, when applicable business or profession discontinued during previous year, taxability, income from start of previous year till discontinuous date taxable in same previous year,
मे एट डिस्क्रिप्शन ऑफ एओ। अब ये मे एट डिस्क्रिप्शन ऑफ एओ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर खत्म होता है हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था कि एक्सेप्शन बता दो उन केसेस की जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स करते हैं। अब कितने केसेस बताए, रिवाइज कर लो मेरे साथ। 5 केसेस बताए मैम आपने। पहला तो सेक्शन नंबर 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, उसमें क्या था, अगर एक एनआर ऐसा है जो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, चाहे वो शिप उसकी खुद की हो, चार्टर या फिर चार्टर बेसिस पे हो, हायर बेसिस पे हो, उसको कहेंगे बाहर सामान या कुछ भी बाहर लेके जा रहे हो तो जितना फ्रेट है उसका 7.5% जो है उसको हम डीम्ड इनकम मानेंगे, उस पर टैक्स दो। पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 174, बंदा बाहर जा रहा है, लग रहा है इसे टैक्स रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, अभी ये आने नहीं वाला टैक्स, उससे उसी साल ले लो। एओपी बीओआई एजेपी फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ पर्पस, उसी का एक पर्टिकुलर काम के लिए बने थे, तुम उसको अगर ऐसा लग रहा है एओ को कि ये बंद करेगा, टैक्स ले लो, जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होगा उस पर टैक्स ले लो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मैंने आपको बताया लोग बहुत ज्यादा अपने आप को जो है ज्यादा होशियार समझते हैं। सेक्शन 175 फिर कहता है ओवर स्मार्ट मत बनो, तुम इसीलिए अपने असेट्स को प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर रहे हो जिसे टैक्स ना देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस खत्म कर रहा है तो टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस जितनी इनकम है उस पर टैक्स दे दो। क्लियर? आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपकी क्वेरी आ रही थी कि मैम आप ना अभी सिर्फ इनकम टैक्स के लेक्चर्स ले रहे हो यूट्यूब पे, तो क्या आप जीएसटी भी करवाओगे? हाँ जी बिल्कुल, हम जीएसटी भी स्टार्ट करेंगे। जीएसटी कब से स्टार्ट होगा? सो जीएसटी स्टार्ट होगा 3 जून से, ठीक है। 3 जून 2026 से स्टूडेंट्स हम जीएसटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। और एक बात और, आप में से एक स्टूडेंट की मेरे को क्वेरी आई थी कि मैम आप क्वेश्चंस भी करवाओगे? हाँ जी, अभी के लिए देखो, ये जो मैंने आपको आज का टॉपिक करवाया यही एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि वो डायरेक्ट पूछ लेगा केसेस बता दो। जब ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है जैसे सैलरी का, पीजीपी का, एचआरए का या हाउस प्रॉपर्टी का जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, मैं वहां पे आपको विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो कंसेप्ट समझा दूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो किसी ने अभी तक नहीं किया, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ तो क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे इंडिया, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।